गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स की एक अन्य विषय को लेकर के मैं यहां उपस्थित हूं। आज का विषय है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यद्यपि इसका प्रारंभ हमने पूर्व में ही कर लिया है और पाली के संदर्भ में इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखने का प्रयास किया है, लेकिन इससे पूर्व हम एक बार पुनः जान लें कि जब हम भारतीय आर्य भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो इसके संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि इसको हमने 3 भागों में बांटा है। हमने इसे तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिकों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 BCE के करीब तक जिनका प्रभाव रहा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिनका कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक वर्चस्व रहा है, और उसके बाद 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो भाषा है उसे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विषय में हम लोगों ने जाना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की श्रृंखला चल रही है। इसकी चर्चा के क्रम में हमने कहा है कि यह मूल रूप से प्राकृत भाषा है जिसका विश्लेषण है, और इस काल में पाली और प्राकृत भाषा का वर्चस्व रहा है, और यही कारण है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो पूरी संस्कृति को जो भाषा प्रभावित करे, जो पूरी संस्कृति और साहित्य को अपने साथ लेकर के चले, उस भाषा की महत्ता और उस भाषा की अनिवार्यता उतना ही हमारे लिए आवश्यक है जितना कि हम संस्कृत के लिए जानते आ रहे हैं। इसी में जब प्रथम प्राकृत विभाजन हुआ तो प्रथम प्राकृत को 2 भागों में बांटा, पाली और शिलालेखी प्राकृत। पाली जिसमें मूल रूप से भगवान बुद्ध के उपदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं, और कतिपय वर्षों तक जिसमें बौद्ध दर्शन के ग्रंथ, बौद्ध दर्शन के साहित्य लिखे जाते रहे, उस रूप में पाली भाषा आज भी हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भाषा के रूप में है। इसी की एक विधा है शिलालेखी प्राकृत। पहले उसे शिलालेखी प्राकृत को जानते हैं, फिर हम लोग जो द्वितीय प्राकृत है इसमें प्रवेश करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जहां तक शिलालेखी प्राकृत का प्रश्न है तो इसका साक्षात संबंध अशोकन प्राकृत से है, क्योंकि लगभग 3री शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी के जो कतिपय अभिलेख हैं और तथाकथित इनिशियली जो हमें सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए, अब तो अशोक के अभिलेख से पूर्व के भी अभिलेख कुछ प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब तक प्राप्त नहीं हुए थे तब तक जो इस भाषा का बोध, इस भाषा का ज्ञान था, हमने शिलालेखी माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से जाना है। और तदनुसार इस शिलालेखी प्राकृत का एक नाम अशोकी प्राकृत भी है, इंग्लिश में कहें तो अशोकन प्राकृत, और लाट प्राकृत, चूंकि लाट के ऊपर में बड़े बड़े स्तंभों के ऊपर में लिखा गया तो इसे लोग लाट प्राकृत भी कह देते हैं। इसमें इस जो शिलालेखी प्राकृत है, अगर इसको देखें तो इसमें स्थान भेद की भिन्नता से लेकर के जो लोकल जो डायलेक्ट्स हैं, जो बोली है, उस बोली तक जो ज्ञान है इसमें समाहित है। आप पाएंगे स्क्रीन पे मैंने सविशेष अशोक के 2 इंस्क्रिप्शंस यहां डाले हैं, जिसमें एक जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्रदामा के अभिलेख के बगल में है, और उससे पहले एक है जो आप आसानी से ब्राह्मी लिपि में देख सकते हैं। जो ब्राह्मी लिपि समझते होंगे, जानते होंगे, वो इस लिपि को समझकर वो पाली भाषा को बखूबी डिसिफर कर सकते हैं, जान सकते हैं। मित्रों, इस शिलालेखी प्राकृत के ऊपर भी विमर्श है, और कई सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसमें यह कहने की कोशिश की है कि इन अभिलेखों में, अर्थात शिलालेखी प्राकृत में 2 से 5 प्रकार की बोलियों का समावेश है। अब 2 से 5 प्रकार की बोलियों का क्या तात्पर्य है? यदि केवल अशोकन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में हम अपनी दृष्टि डालें तो मोर और लेस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। और अभिलेख का उद्देश्य क्या है? अभिलेख का उद्देश्य है सामान्य जन से संपर्क स्थापित करना, अपना मैसेज कम्युनिकेट करना, वहां की प्रजा कैसा अपना व्यवहार करे या वहां पर क्या उनका कर्तव्य है, इन सारे विषयों में राजा डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था अभिलेख के थ्रू से। तो इन दैट सेंस जब हम ये देखते हैं इन अभिलेखों में, तो अलग अलग क्षेत्रों में जब अभिलेख लिखे जाएंगे
तो जरूरी नहीं है कि जो हम यहां अपनी हिंदी बोल रहे हैं, अगर हिंदी में हमने अभिलेख तैयार करना है तो वही हिंदी हम अन्यत्र भी प्रयोग करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि स्थानीय हिंदी या स्थानीय भाषा को ध्यान में रख करके उस भाषा के अनुरूप अभिलेख लिखवाए जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश में ही लें, एक शब्द है फुटबॉल, अगर उसको यूके में भारतीय संदर्भ में अगर उसे और इंग्लिश के संदर्भ में यदि उसे फुटबॉल कहा जाता है तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे सॉकर कहा जाता है। तो फुटबॉल को लेकर के अगर किसी प्रकार का अभिलेख लिखा जाएगा तो वहां पर उस फुटबॉल के लिए वो सॉकर शब्द प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यदि अशोक का अभिलेख कोई अफगानिस्तान में, कोई पेशावर में प्राप्त होता है और कोई अभिलेख यदि महाराष्ट्र में प्राप्त होता है, इसी प्रकार कोई अभिलेख यदि दिल्ली में प्राप्त होता है, तो अकॉर्डिंगली उसमें डायलेक्ट्स का भी समावेश पाया गया, देखा गया। और तदनुसार फ्रैंक, सेनार्ट, डॉक्टर गुणे ऐसे जो कुछ विद्वान हुए हैं, जो इंडोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिकल विषयों पे विमर्श करने वाले जो ऐसे विद्वान हुए हैं, इन्होंने इन अभिलेखों में 5 प्रकार की, 2 से 5 प्रकार की बोलियों को चिन्हित किया है। और वे बोली हैं उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी, मध्य देशी और दक्षिण की बोलियों का भी इसमें अनुमान किया गया है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पूर्वी के साथ ब्रैकेट में हमने ये 3 स्पष्ट रखा है, अर्थात उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी बोली को लेकर के किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। अर्थात सारे विद्वानों ने इन 3 को तो स्पष्ट रूप में उन अभिलेखों में चिन्हित किया है। लेकिन कतिपय जो है अनुमान यह भी लगाते हैं कि इसमें मध्यदेशी प्राकृत भी है, मध्यदेशी बोली भी है और इसी प्रकार कुछ दक्षिण की बोलियों का भी मिश्रण इस अभिलेखी, इस शिलालेखी प्राकृत में पाया जाता है। तो विद्वान इस पर विमर्श करते रहते हैं। जो भाषा के जानकार होते हैं वे शब्दों को पकड़ के जानकारी ले लेते हैं कि यह किस प्रदेश में प्रयुक्त होने वाले शब्द रहे होंगे और तदनुसार उस प्राकृत का संबंध उस प्रदेश से हम बनाते हैं, हम प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि शिलालेखी प्राकृत की विशेषता क्या है। आखिर इसको क्यों एक अलग, एक सेपरेट, पाली से पृथक रूप में शामिल किया गया है। भाषा वैज्ञानिक क्यों पाली या प्राकृत के जो प्राचीन प्राकृत है उनके 2 विभाग करते हैं। तो देखिए, इसलिए कि जो सामान्य पाली है उस पाली में और शिलालेखी प्राकृत में कुछ भेद प्राप्त होते हैं। तदनुसार वह भेद या वह विशेषता क्या है हम उसको जानते हैं। ध्वनियां पाली के समान ही इसमें भी है। स, र, ल, ञ और ण, इनका जो प्रयोग है वो स्थल भेद के अनुसार है। स्थल भेद से तात्पर्य है कि जिस प्रदेश का वह शिलालेख है, जिस प्रदेश में भाषा वहां लिखी गई है, उस प्रदेश में स या र या ल या ञ या ण का व्यवहार कैसा होता है उस रूप में। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कई ऐसे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों का नाम लेना उचित नहीं, लेकिन वो ण जो है उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, वो ना को भी ड बोल देते हैं। तो इस तरह से यानी ट ठ ड ढ ड ऐसे बोल लेते हैं। इसका मतलब है कि वहां अज्ञान है। लेकिन तदनुसार अगर वहां प्रयोग प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे कि स्थल भेद है। यहां पर जो उत्तर में प्राप्त होता है वैसी ध्वनि दक्षिण में प्राप्त नहीं होती, इसलिए ऐसा भेद देखा जाता है। उत्तरी पश्चिमी में, खास करके जो उत्तरी पश्चिमी की चर्चा अगर हम लोग करें, जो अफगानिस्तान का प्रदेश या ऐसा प्रदेश है, उसमें श, स और श ये तीनों के तीनों मिलते हैं और दक्षिण पश्चिमी में स मात्र मिलता है। दूसरे शब्दों में देखिए, सामान्यतया जो पाली भाषा है, सामान्यतया मैं बात कर रहा हूं, उसमें तीनों श नहीं प्राप्त होते हैं, उसमें केवल स प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिमी शिलालेखी प्राकृत है उसमें तीनों श का प्रयोग मिलता है। तालव्य श भी है, मूर्धन्य श भी है और दंत्य स भी है। जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी प्राकृत है, शिलालेखी प्राकृत है, उसमें केवल स हमें प्राप्त होता है। इसमें पाली की तरह ही ध्वनियों का विकास पाते हैं। प्रातिपदिक जो शब्द है वो प्रायः स्वरांत होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। जैसे संस्कृत में जगत शब्द है तो त हलंत है, उसको हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको अजंत शब्द कहते हैं। उसको हम हलंत शब्द कहते हैं, क्योंकि हल से अंत हो रहा है। जगत, आत्मन, मनस ऐसे शब्द हैं। लेकिन
प्राकृत में यही शब्द अगर आएंगे तो इनके हलंत का लोप हो जाएगा और वो अजंत बन जाएगा, इसीलिए ये स्वरांत है प्रातिपदिक। इसमें भी द्विवचन प्राप्त नहीं होता। जैसा हम संस्कृत के साथ चूंकि सबका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि संस्कृत की प्रकृति से ही अन्य भाषा की प्रकृति समझी जाती है, इसीलिए इस आधार पर ही इसका हम विश्लेषण लेके आते हैं यहां कि संस्कृत में द्विवचन प्राप्त होता है, लेकिन शिलालेखी प्राकृत में भी द्विवचन प्राप्त नहीं होते। रूपों की संख्या अत्यंत कम हो गई है। रूपों से तात्पर्य यहां शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों की संख्या जो है सीमित हो गई है, कम हो गई है। और क्यों ना सीमित हो, आत्मनेपद का सर्वथा अभाव है, और जैसे ही आत्मनेपद का अभाव होगा तो रूपों की संख्या ऑटोमेटिकली कम से कम 25% तो कम हो ही जाएगी। क्योंकि जो संस्कृत है, जो लौकिक संस्कृत है, उसमें आत्मनेपद रूप भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यह शिलालेखी प्राकृत है, अर्थात हमने पाली और शिलालेखी प्राकृत के माध्यम से 500 ईस्वी पूर्व तक की जो प्राकृत भाषा है उनको हमने जाना, उनका हमने विश्लेषण किया। मित्रों, इसके बाद द्वितीय प्राकृत आता है। जो द्वितीय प्राकृत भाषा है, इसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की, टिप्पणी की, लेकिन अब इसका विश्लेषण हमें यहां करना आवश्यक है। द्वितीय प्राकृत को ही मूल रूप से प्राकृत कहा जाता है। एक प्रकार से यह साहित्यिक प्राकृत है, अर्थात प्राकृत के जितने भी साहित्य प्राप्त होते हैं वो इसी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी मध्य तक के लिखे गए हैं। इसीलिए यह द्वितीय प्राकृत साहित्य की भी भाषा बनती है। बोलचाल की भाषा है ही, लेकिन साहित्य में भी इसका प्रयोग हुआ है। इनके नाम, ये प्राकृत शब्द जो है, प्राकृत, ये प्राकृत शब्द बने कैसे, इसके विषय में भी कई विमर्श हैं। तदनुसार एक विमर्श जो पिशल प्रस्तुत करता है वो इस शब्द को इस प्रकार लेते हैं कि यह वस्तुतः प्राकृत नहीं है, बल्कि यह प्राकृत है। अर्थात प्राक यानी पूर्व और कृत यानी जो पूर्व में प्रयोग जिनका किया गया, और इस आधार पर यह भी अर्थ निकाला जाता है। अगर हम प्राकृत इस प्रकार का निर्वचन देखें, इस प्रकार का विश्लेषण देखें प्राकृत शब्द का, तो इसी के आधार पर यह भी तर्क दिया जाता है कि संस्कृत से पूर्व की यह भाषा रही होगी, अन्यथा संस्कृत के साथ ही यह भाषा चलती रही होगी। दूसरी व्याख्या हेमचंद्राचार्य, जो कि स्वयं जैन विद्वान है और स्वयं प्राकृत में लिखने वाले हैं, वे कहते हैं प्रकृति संस्कृतम, अर्थात जो स्वभाव जो है यही संस्कृत है। तत्र भवम प्राकृतम उच्यते, मतलब यह कहते हैं कि संस्कृत से जो है प्राकृत भाषा यह आया, यह भाषा आई। हेमचंद्र के अनुसार, हेमचंद्र हैं, मार्कंडेय हैं, वासुदेव हैं, ऐसे विद्वानों का यह मानना है, ऐसे व्याकरणों का यह मानना है कि वस्तुतः जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत से आई है। अगेन ये विमर्श है। हम आप सभी जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तो ये मति वैभिन्य रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अपना होता है, भिन्न होता है। अगर उनको विषयों का ज्ञान है तो उस ज्ञान के आधार पर वे अपने निष्कर्ष को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तीसरा अर्थ है, वह है प्राकृत, जिसे कि प्रकृत यानी ये स्वाभाविक, अर्थात असंस्कृत यानी परिष्कृत भाषा यह ना होना, अर्थात जो भाषा परिष्कृत नहीं है और स्वाभाविक है, बिना किसी व्याकरण आदि के अनुशासन से बोली जाने वाली भाषा है, वह प्राकृत है। समानांतर जन सामान्य के संप्रेषण की भाषा, इसलिए प्राकृत जो है यह जन की भाषा थी। और कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे गौतम बुद्ध हो, भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, उस समय की जनभाषा में अपना उपदेश इन्होंने दिया था। यह भाषा इसीलिए यह वैदिक भाषा के समानांतर या संस्कृत काल की जनभाषा रही है। अगर हमारे कुछ पुराने व्याख्यानों को आप देखें तो मैंने बार बार कहा है, किसी भी एक जो सर्वाधिक उन्नत भाषा होती है, जो सर्वाधिक प्रभावकारी भाषा होती है, वो भाषा तभी विकसित होगी जबकि उनके साथ कोई अन्य भाषा चले, और वो अन्य भाषा से तात्पर्य है बोली से। यानी संस्कृत भी यदि संस्कृत भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, पूरे संस्कृति को अपने अंदर में समाहित करने वाली भाषा है, विज्ञान की भाषा है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इस भाषा के साथ साथ कोई जनभाषा अवश्य ही रही होगी, और तदनुसार वह जो जनभाषा रही होगी वह संस्कृत अर्थात वह प्राकृत भाषा रही होगी।
इसीलिए यह भी एक निष्कर्ष है कि वैदिक भाषा के समानांतर या संस्कृत काल की जनभाषा यह प्राकृत थी। अब देखते हैं प्राकृत के प्रकार। अगर इस प्रकार पर विमर्श किए जाए तो अलग अलग विधा से इनके प्रकार लिए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इनके प्रकार बनाए जा सकते हैं, साहित्यिक दृष्टि से इनके प्रकार बनाए जा सकते हैं, या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसके प्रकार बनाए जा सकते हैं। और तदनुसार मैं आपके सामने तीनों प्रकार से किस प्रकार हम भाषा पाते हैं, प्राकृत के विविध रूप पाते हैं, उन पर विमर्श करते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो प्राकृत के 4 प्रकार माने जाते हैं, और वे चारों प्रकार है पाली, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी। ध्यान रखेंगे जब जैन शब्द यहां पर लिया जा रहा है तो इसका चूंकि हमारी एक प्रवृत्ति रही है, हमारी एक प्रकृति रही है कि हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को हम धर्म विशेष से जोड़ देते हैं। जैसे संस्कृत को न चाहते हुए भी लोगों ने उसे आवश्यक रूप में हिंदुओं की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा कर दी, जबकि यह बोलचाल की भाषा थी, जबकि यह संवाद की भाषा थी, और संवाद की भाषा सारे लोग प्रयोग करते थे, लेकिन एक मानसिकता बना दी गई। उसी प्रकार जो पर्शियन है या जो अरेबिक है या उर्दू है, इसको भी एक धर्म विशेष मुस्लिम की भाषा बना दी गई, क्योंकि सारे रिचुअल्स जो है उनके इसी में होते हैं। तथैव इंग्लिश को भी हमें क्रिश्चियन की भाषा समझनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी सारे जो तथाकथित जो क्रिश्चियन रिलीजन है उनके रिचुअल्स उसमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पाली को बौद्धों की भाषा बना दी गई, या जैन या प्राकृत को जैनियों की भाषा बना दी गई। मित्रों, यह कहना थोड़ा सा गलत होता है कि हम किसी भी भाषा को किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखते, नहीं देखना चाहिए। उस काल में रहने वाले जो लोग जिन जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं वे सारे उस काल की भाषा है, न कि धर्म की भाषा है। अस्तु, तो धार्मिक दृष्टि से ये 4 प्रकार के प्राकृत माने गए। उसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि। अब साहित्यिक दृष्टि का क्या तात्पर्य है? साहित्यिक दृष्टि का यहां पर सामान्य अर्थ है कि साहित्य में प्राकृत के जिन जिन रूपों का हमें निदर्शन प्राप्त होता है, और तदनुसार महाराष्ट्री, जो कि प्राकृत में सर्वाधिक समृद्ध भाषा मानी जाती है, प्राकृत के प्रकारों में सर्वाधिक समृद्ध प्रकार माने जाते हैं, शौरसेनी, मागधी और पैशाची, यह साहित्य की भाषा मानी गई। भाषा वैज्ञानिकों ने इनसे भिन्न 5 प्रकार के प्राकृत माने गए। मित्रों, यह भी ध्यान रखना है, अगर भाषा वैज्ञानिक 5 प्रकार के प्राकृत का उल्लेख करते हैं तो इन प्राकृतों के भी सब उपभेद भी हैं, कई सारे उपभेद भी इन सारे के मिलेंगे हमें। भाषा वैज्ञानिक मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी और पैशाची को मूल रूप से प्राकृत के प्रकारों में गिनते हैं, जबकि वररुचि ने, जो प्राचीन वैयाकरण है, वररुचि ने 4 प्रकार के ही प्राकृत का उल्लेख किया है, और वह है मागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी और पैशाची। लेकिन मागधी के 2 रूप होते हैं, एक मागधी स्वयं और एक अर्धमागधी। अर्धमागधी क्यों? इसमें शौरसेनी का भी प्रभाव होगा और इसमें मागधी का भी प्रभाव होगा, तो अ टाइप ऑफ मिक्सचर है ये, इसलिए इनको अर्धमागधी नाम दिया गया है। मगध के मागधी भाषा के नजदीक होने के कारण, शौरसेनी का प्रभाव होने के कारण ये अर्धमागधी कहा गया। लेकिन भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिकों ने मागधी के 2 रूपों का उल्लेख किया। प्रथम रूप है मागधी, द्वितीय रूप है अर्धमागधी। तदनुसार ये 5 भेद होते हैं, और वह भेद है मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी और पैशाची। अब इसी भाषा वैज्ञानिकों के प्राकृत का हम यहां विश्लेषण करेंगे, उनको जानेंगे और उनकी विशेषता को जानेंगे। तदनुसार सर्वप्रथम हम लोग मागधी प्राकृत को जानते हैं। मित्रों, मागधी प्राकृत ये मगध के निकटवर्ती या मगध में बोली जाने वाली जो भाषा थी उनको मागधी नाम दिया गया। नाम से स्पष्ट है, मगध से मागध, और फिर भाषा चूंकि संस्कृत भाषा चूंकि स्त्रीलिंग है तो इसलिए यह मागधी शब्द बना। तो मगध का निकटवर्ती है यह। साहित्यिक रचना इसमें नहीं के बराबर प्राप्त होती है। हां, कहीं कहीं कतिपय साहित्य में कहीं कहीं उल्लेख जरूर है मागधी का, लेकिन मागधी में स्वतंत्र साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि साहित्यिक रचना नहीं। नाटकों में जो निम्न पात्र होते हैं, चाहे वो जैसे आप उसे कह लें कि चेट है, राक्षस है, ऐसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं ये इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जो निम्न पात्रों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है नाटकों में, वह मागधी है।
इनका जो प्रथम रूप है वो अश्वघोष के नाटक में प्राप्त होता है, और अश्वघोष का नाटक आप लोग जानते हो नाम। उन्होंने एक प्रकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है शारिपुत्र प्रकरण। मागधी प्राकृत को कहीं कहीं गौड़ी नाम से भी जाना जाता है। अब इस मागधी की सबसे विशेषता यह है कि इसी मागधी से हमारे कई सारी भाषाएं निकली। ऐसा माना जाता है कि जो भोजपुरी है, मैथिली है, या बांग्ला है, असमीज है, उड़िया है, ये सारी जो क्षेत्रीय भाषा है इसी मागधी से निकली है। मित्रों, पुनः प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम मागधी या किसी अर्ध मागधी से किसी आधुनिक नई भाषा जो है उसकी उत्पत्ति मानते हैं, तो एक नई समस्या खड़ी होती है कि फिर संस्कृत इन भाषाओं की जननी कैसे। यह विमर्श का विषय है, इसके ऊपर बाद में चर्चा का भी मौका मिला तो इस प्रश्न का भी उत्तर है, लेकिन यह संकेत देता है। क्यों? क्योंकि यदि मागधी को हम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, यदि प्राकृत को हम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं प्रायः वह इन्हीं प्राकृत से निकली हुई भाषा है, तो फिर संस्कृत से उसका रिलेशन कैसे। अस्तु, तो यह मागधी प्राकृत है। अब इसकी विशेषता को जानते हैं। जैसा हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चूंकि हम लोग संस्कृत भाषा वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जो विषय है, इसमें जो बातें होंगी, हम इस आधार पर जानेंगे। अब देखिए क्या है इसमें। जैसा हमने शुरू में ही प्राकृत की विशेषता के संदर्भ में बातें कही थी, स तथा श यानी मूर्धन्य श और दंतीय स के स्थान पर श पाया जाता है, तालव्य श। जैसे सप्त है, अब यही स अगर आप अवेस्ता के साथ देखें तो वहां पर वो हफ्त हो जाता है, लेकिन यहां जो स है सप्त का वह श बनता है, और तदनुसार ये शक्त यानी सप्त के लिए शक्त है मागधी में। पुरुष शब्द, इस पुरुष शब्द का देखें जो श है वो श हो रहा है और उससे बन रहा है पुलिस। मित्रों, मैं यहां एक और मनोरंजक उदाहरण दूं आप लोगों को कि जो आधुनिक आरक्षी को हम पुलिस कहते हैं, जो हमारे शासन जो हमें देखते हैं हम उनको पुलिस कहते हैं, आरक्षी बल को, और अकॉर्डिंगली इंग्लिश में इसको पुलिस यानी POLICE इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन जब से मैंने यह शब्द जाना है कि पुरुष शब्द का अर्ध मागधी में पुलिस होता है, तब से मेरे मन में यह विचार कौंधने लगा कि जो पुलिस, आज जो हम पुलिस शब्द प्रयोग करते हैं, यह हमारा शब्द है, यह इंग्लिश से आया हुआ शब्द नहीं है, बल्कि यह मागधी भाषा से निकलने वाला शब्द है, और तदनुसार यह पुरुष जो है इसी से पुलिस निकला, और इसी पुलिस से आज हम पुलिस बोलते हैं। चूंकि प्राचीन काल में पुरुष ही पुलिस का दायित्व देखते थे, इसीलिए यह पुलिस जो है इसी मागधी का शब्द है। तो मित्रों, इसके विशेषताओं के ऊपर में हम अपनी अगली श्रृंखला में इस पर विमर्श करेंगे पूरा कि मागधी प्राकृत क्या है, और आगे जितने भी महाराष्ट्रीय है, शौरसेनी है, अर्धमागधी है, इन सब के ऊपर में विमर्श करेंगे। आप लोग इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहें, और इसी ध्यान से सुनने के कारण क्या है कि हमें भी कुछ बल मिलता है। आप लोगों ने सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।